बच्चों, हम लोग आज के टॉपिक में बात करेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जब हम पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में पुष्पीय पौधों में जो जनन अंग होते हैं वे पुष्प होते हैं, वे होते हैं फ्लावर्स। यानी ये जो पुष्प होते हैं ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। तो जब हम फ्लावर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जाने कि पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। तो जब हम फ्लावर के पार्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज उसमें हम देखते हैं ये छोटा सा डंठल नुमा संरचना दिखाई देता है, ये पुष्प वृंत कहलाता है। पुष्प वृंत यानी वह भाग जिस भाग से पुष्प मुख्य अक्ष से जुड़ा होता है। इस पुष्प वृंत के बाद हम देखें एक छोटा सा फूला हुआ भाग होता है। इस फूले हुए भाग को पुष्पाशन कहते हैं। ये हमारा हो गया पुष्पाशन, यानी जिस संरचना से पुष्प के अन्य अंग निकले होते हैं, लगे होते हैं। इसके बाद हम देखें ये जो थैलेमस होता है, यानी ये जो पेडिसल हो गया, पेडिसल के बाद ये थैलेमस हो गया, यहां से एक और पतली सी संरचना, ये पत्ती के जैसी संरचना निकली होती है। ये पत्ती की जैसी संरचना निकली होती है। यह संरचना सहायक जनन अंग कहलाती है और ये होती है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज यानी ये सबसे बाहर का समूह। इन्हें अंग्रेजी में कैलिक्स कहते हैं और इनके यूनिट को सेपल कहते हैं। इसके बाद हम देखें यहां से रंगीन पत्रक निकले हुए होते हैं। ये रंगीन पत्रक बड़े बड़े कलर, ये रंगीन पत्रक निकले हुए होते हैं। इन्हें कहते हैं दल पुंज। दल पुंज यानी कोरोला। ये हो गया बाह्य दल पुंज कैलिक्स और ये हो गया दल पुंज कोरोला। इसके यूनिट को सेपल कहते हैं और इसके यूनिट को पेटल कहते हैं। ये प्रायः कलर्ड होते हैं, प्रायः रंगीन होते हैं। लेकिन कुछ पौधों में हम देखते हैं, जैसे आप अगर देखेंगे लिलियसी फैमिली में, तो जो प्याज है इसमें आप देखेंगे तो इसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल एक समान प्रतीत होते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब बाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों एक जैसे दिखाई देने लगते हैं तो इस कंडीशन को परिदल पुंज कहते हैं, यानी पेरियंस कहते हैं। यहां पर देखें इसको, ये परिदल पुंज कहलाता है। परिदल पुंज कहलाता है। पेरियंस ये स्पेशल कंडीशन होता है, सभी पौधों में नहीं पाया जाता है, ये कुछ पौधों में होता है। जब दल पुंज और बाह्य दल पुंज दोनों एक जैसे प्रतीत होने लगे, एक जैसे दिखाई देने लगे, तो ऐसे कंडीशन में हम इन दोनों को परिदल पुंज के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद हम देखें इसके अंदर ये बहुत अधिक पतले पतले धागे जैसे संरचना निकले होते हैं। इन धागे जैसे संरचनाओं में ये ऊपर ये संरचना लगी हुई होती है। ये संरचना, तो इस संपूर्ण संरचना को पुमंग कहते हैं। ये संपूर्ण संरचना पुमंग कहलाती है और इस पुमंग के एक यूनिट को पुंकेसर कहते हैं। इस एक यूनिट को पुंकेसर कहते हैं।
और इस पुंकेसर में ये जो पतला सा धागे जैसा संरचना दिखाई देता है पुतंतु, और ये ऊपर जो फुला हुआ द्विओष्ठीय संरचना दिखाई देता है ये परागकोश कहलाता है, एंथर कहलाता है। ये फिलामेंट और ये एंथर। तो ये नर जनन अंग का महत्वपूर्ण भाग होता है पुंग यानी पुंकेसर। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं यानी यहां मध्य भाग में यहां पे एक ट्यूब जैसी संरचना दिखाई देती है और नीचे ये फुला हुआ भाग होता है यहां पे, और ये ट्यूपिनुमा संरचना यहां से इस भाग पे। तो यह संपूर्ण संरचना जायांग कहलाती है। यह संपूर्ण संरचना जायांग कहलाती है। और इस जायांग में हम देखें ये क्या सबसे ऊपर दिखाई देता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, और ये बीच में दिखाई देती है वर्तिका, वर्तिका, और ये नीचे अंडाशय। तो ये तीन पार्ट दिखाई देते हैं, सबसे नीचे फुला हुआ ओवरी अंडाशय, बीच में स्टाइल यानी वर्तिका, और ये सबसे ऊपर स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। ये तीन संरचनाएं दिखाई देती हैं। और इसके अंदर हमें दिखाई देता है अंडक, इसके अंदर अंडक होता है, और इसी अंडक में बीजांड का उपस्थिति होता है। तो ये एक फ्लावरिंग पार्ट्स, पुष्प के सभी भागों का ये रूपरेखा हो गया, परिचय हो गया। अब हमें बेसिकली इसमें बात क्या करना है, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में दो चीजें हमें पढ़नी है, एक तो ये नर जनन अंग के बारे में और दूसरा ये मादा जनन अंग के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हम नर जनन अंग की बात करते हैं। तो नर जनन अंग, नर जनन अंग यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में मेन क्या है कि ये पुमंग होता है जो नर जनन अंग होता है, महत्वपूर्ण। अब एक पुमंग जो होता है वो बहुत सारे पुंकेसर से मिलकर बनता है, यानी एक पुमंग के निर्माण में बहुत सारे पुंकेसर होते हैं। और इस एक पुंकेसर की हम जब बात करते हैं तो एक पुंकेसर में हम देखें ये जो एक पुंकेसर है इसमें ये सबसे पहले ये पतला सा पुतंतु दिखाई देता है। ये पतला सा फिलामेंट होता है, धागे जैसा संरचना होता है जिसको पुतंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और इसके ऊपर ये संरचना दिखाई देती है जिसको पुंकेसर कहते हैं, परागकोश कहते हैं, परागकोश कहते हैं। तो ये दो संरचनाएं होती हैं ये नर जनन अंग के अंतर्गत। ये जो परागकोश होता है ये पुतंतु से जुड़ा होता है, और जिस जगह से जुड़ा होता है, जिस स्थान से, जिस उत्तक के द्वारा जुड़ा होता है उसको कहते हैं योजी यानी कनेक्टिव। तो ये संरचना होती है इसकी। तो ये नर जनन अंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारा पुंकेसर। पुंकेसर की संरचना में हम देख रहे थे एक पुंकेसर में ये पतला सा पुतंतु होता है और ये फुला हुआ भाग परागकोश होता है। तो अब हम यहां परागकोश की चर्चा करेंगे। नर जनन अंग में ये जो परागकोश है ये सबसे महत्वपूर्ण है। सामान्यतः कुछ पौधों में यह एक कोष्ठीय होता है, जैसे मौलवेशी में, गुड़हल के पुष्प में हम देखेंगे तो यह एक कोष्ठीय होता है। जैसे अगर गुड़हल की बात करें तो ये गुड़हल के फूल में ये ऐसे होगा, लेकिन प्रायः यूजुअली हम देखते हैं तो ये अधिकांश पौधों में द्विकोष्ठीय पाया जाता है, यानी दो कोष्ठों का बना हुआ ये होता है। और अगर इनका हम टीएस कर दें, ट्रांसवर्स सेक्शन कर दें, ये देखें हम,
ये देखें 1 2 3 4, ये 4 चेंबर पाए जाते हैं इनमें। अगर इनका अनुप्रस्थ काट कर देते हैं, अगर इसका अनुप्रस्थ काट कर देते हैं तो अनुप्रस्थ काट की संरचना की हम बात करेंगे। अनुप्रस्थ काट की संरचना की बात करेंगे। ये देखिए हम परागकोश, चार चेंबर वाला होता है। ये 4 चेंबर वाले, ये हमारा परागकोश। ये बीच में होता है योजी, यहां पे ये योजी। अब ये जो देखें हम, जो 4 चेंबर का 4 पोस्ट वाला ये जो परागकोश दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे बाहर ये एपिडर्मिस होता है। ये एपिडर्मिस सबसे बाहर। तो अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान क्या देंगे, ये जो एपिडर्मिस से चारों तरफ से ये सराउंडिंग है, चारों तरफ से ये जो घिरा हुआ है, तो यहां की जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं होती हैं ये पतली भित्ति वाली होती है, और यहां पे जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं ये पतली भित्ति वाली है, यानी ये मजबूत नहीं होती हैं। इसलिए परागकोश के फूटने की संभावना यहीं से होती है और इसको हम स्ट्रोमियम कहते हैं। इसको स्ट्रोमियम कहते हैं। परागकोश का स्फुटन यहीं से होता है क्योंकि यहां की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती है। अब देखो इसके नीचे 1 से 5 अस्तरों का एक संरचना पाया जाता है, जिसमें सबसे बाहर की ओर, ये देखें, ये सबसे बाहर की ओर कोशिकाओं का समूह, फिर उसके बाद और फिर सबसे अंदर ये संरचना होती है। अभी ये इसके नीचे ये लेयर, और सबसे नीचे इनर लेयर। तो यहां पे हम देखें, ये जो हमारा एपिडर्मिस है, ये सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो लेयर दिखाई देती है उसको कहते हैं एक्सोडर्मिस, या बाह्य आवरण। बाह्य आवरण एक्सोफिजियम, एक्सोफिजियम के नीचे ये मध्यस्थ मिडिल लेयर, और ये सबसे नीचे इसको कहते हैं कैपिटम। ये सबसे अंदर भीतरी लेयर कैपिटम, और इसके अंदर बहुत अधिक ये छोटे छोटे
पोलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण पाए जाते हैं, जिनको हम माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं, इनको माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं या पोलन कहते हैं। ये संरचना होती है। अब ऐसे ही ये पूरा फील्ड पूरा भरा हुआ होता है। तो ये एक परागकोश की आंतरिक संरचना है। बच्चों अभी हम बात करेंगे इसके डेवलपमेंट की कि नर जनन अंग का विकास किस क्रम में होता है, इनका विकास कैसे होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी एक स्टेमन के हम डेवलपमेंट की पर चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टेप में सबसे पहले ये छोटा सा फिलामेंट का डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले पुतंतु का विकास होता है। अब इस पुतंतु के ऊपर ये जो पुतंतु का डेवलपमेंट हुआ, इस पुतंतु के ऊपर मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का एक समूह विकसित होता है, यानी विभज्योतक कोशिकाओं का एक समूह यहाँ पे विकसित होता है। तो ये छोटा सा पुतंतु का निर्माण हुआ और इस पुतंतु के ऊपर मेरिस्टेमेटिक यानी विभज्योतक वे कोशिकाएं जिनमें विभाजन की प्रचुर क्षमता होती है, विभज्योतक कहलाते हैं। तो ये विभज्योतक कोशिकाओं का एक समूह विकसित होता है। अब इसमें ये देखें, ये सबसे बाहर की जो कोशिकाएं होती हैं ये एपिडर्मिस कहलाती हैं। ये सबसे बाहर की जो कोशिकाएं हैं ये एपिडर्मिस कहलाती हैं। और इनके नीचे हाइपोडर्मल सेल्स, इनके नीचे ये हाइपोडर्मल सेल, ये तो ये हो गया एपिडर्मिस और ये हो गया हाइपोडर्मिस। तो चूंकि ये हाइपोडर्मल सेल जो है ये मेरिस्टेमेटिक होते हैं, विभज्योतक होते हैं, तो इनमें से कुछ कोशिकाएं जिनका जीव द्रव्य गाढ़ा होता है ये सक्रिय होती हैं, ये इनिशिएट हो जाती हैं। तो चारों कॉर्नर की एक एक कोशिका इसमें इनिशिएट होती है। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये चार कॉर्नर की एक एक कोशिकाएं इनिशिएट होती हैं, सक्रिय होती हैं। अब ये जो इनिशिएट होती हैं, ये जो कोशिकाएं हैं ये बदल जाती है आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल। आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल यानी प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका। प्राइमरी लिख दीजिए आप, प्राइमरी यानी प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका, प्राइमरी आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल। ये जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का समूह है, इस मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं के समूह में चार कॉर्नर की एक एक कोशिकाएं इनिशिएट हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। अब ये जो आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल बन गया, इस आर्किस्पोरियल सेल में पहला जो डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन, ये पेरिक्लाइनल होता है। इसमें पहला डिवीजन पेरिक्लाइनल होता है यानी परितः विभाजन होता है। परितः विभाजन का मतलब सेव के अंदर एक और सेव के जैसा संरचना कट जाए। ये प्राकृतिक रूप से ही संभव होता है, आर्टिफिशियली ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, तो पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, हम सिर्फ एक सेल की बात करेंगे अब यहाँ पे। तो ये जो पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ,
अब इसमें दो सेल बन गए, एक ये आउटर हो गया, ये प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल, और ये जो बीच में बन गया प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, ये दो सेल बन गए। यानी आर्कियोस्पोरियल इनिशियल में विभाजन शुरू हुआ तो पहला विभाजन हुआ पेरिक्लाइनल, जिसमें बाहर प्राथमिक परिधीय कोशिका का निर्माण होता है और भीतर प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। तो अभी हम देखें, ये जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है यानी परिधीय कोशिका है, इन कोशिकाओं में विभाजन हुआ। तो इन कोशिकाओं में विभाजन हुआ तो ये बाह्य आवरण, मध्य आवरण और टेपिटम यानी अंतः आवरण का निर्माण होता है इनसे, पैराइटल से। और ये जो स्पोरोजीनस सेल है, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, यह विभाजन करती है और विभाजन करके परिवर्तित होती है स्पोरोजीनस सेल में, ये कन्वर्ट हो जाती है स्पोरोजीनस सेल में। यानी माइक्रो स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हो जाता है इसमें। ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल विभाजन करके बहुत अधिक माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण कर देती है। यानी यहां पे हम देखें, ये जैसे हमारा टेपिटम का लेयर है, तो इस टेपिटम के अंदर पहले ये माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं, यानी ये। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी मियोसिस होता है, तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल विभाजन करके 4 माइक्रोस्पोर्स का निर्माण करती है। ये एक विभाजन करेगी, यहां देखें, ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ये विभाजन करेगी और विभाजन करके यह 4 माइक्रोस्पोर्स का निर्माण करती है। चार माइक्रोस्पोर्स का निर्माण करती है, 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं इसे। अब ये देखें हम अलग अलग पौधों में प्रायः ये जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं इन्हीं को हम पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। इन्हीं को हम पॉलन ग्रेन्स भी कहते हैं। तो ये टेट्रारेडिएट भी होते हैं यानी टेट्रार्क भी बनते हैं, ट्राइरेडिएट भी बनते हैं, लीनियर भी बनते हैं, यानी ये अलग अलग प्रकार से डिवाइड होते हैं। जैसे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल विभाजन करके ये 4 माइक्रोस्पोर्स बना, ये लीनियर हो गया। ट्राइएंगल में ट्राइरेडिएट हो गया, ये टेट्रार्क भी बनता है। ये टेट्रार्क भी बनता है। लेकिन कुछ पौधों में सारे के सारे पॉलन ग्रेन आपस में जुड़ के एक संयुक्त सी संरचना बनाते हैं। जैसे मदार में हम देखेंगे, मदार में ये संयुक्त संरचना बनाते हैं। ये एक संयुक्त सी संरचना बनाते हैं। इस संयुक्त संरचना को पॉलिनियम कहते हैं। ये मदार में पाया जाता है, कैनेट्रोपिस में पाया जाता है।
पॉलिनियम। कैलोट्रोपिस में मदार में यह संरचना होती है। तो अभी हम परागकण के निर्माण तक की प्रक्रिया को हम जान गए। स्टार्ट कहां से हुआ था, एक शॉर्ट समरी दे आपको कि पुष्प के नर जननांग यानी पुंकेसर की बात करते हैं तो एक पुंकेसर में एक पतला सा फिलामेंट होता है और इस फिलामेंट के ऊपर ये द्विअवस्थीय संरचना होती है। इनके निर्माण की हम बात करते हैं। ये पुतंतु है, पुतंतु के ऊपर ये विभजोत्तर कोशिकाओं का समूह विकसित होता है जिसमें बाहर की कोशिकाएं एपिडर्मल सेल यानी एपिडर्मिस होती हैं और भीतर की कोशिकाएं हाइपोडर्मिस होती हैं। तो ये हाइपोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं हाइपोडर्मिस में कॉर्नर पे 4 कोशिकाएं इनिशिएट हो जाती हैं और ये सक्रिय होकर आर्के स्पोरियल इनिशियल का निर्माण कर लेती हैं। जब ये आर्के स्पोरियल इनिशियल बन जाता है तो इस आर्के स्पोरियल इनिशियल में पहला डिवीजन होता है जो पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, परितः विभाजन होता है, जिसमें बाहर की ओर एक प्राइमरी पैराइटल सेल यानी प्राथमिक भित्ति कोशिका यानी परिधीय कोशिका और भीतर प्राथमिक स्पोरोजिनस सेल यानी प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका का निर्माण होता है। तो ये पैराइटल सेल जो है बाहर की ओर ये बार बार विभाजन करता है और विभाजन करके 1 से लेकर 5 तक अस्तरों का निर्माण करता है। प्रायः 3 से 5 अस्तर बनते हैं इसमें, जिसमें बाहर बाह्य आवरण, मध्य आवरण और अंतः यानी टैपिटम। और इस टैपिटम के बाद ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये स्पोरोजिनस सेल विभाजन करके माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण कर लेता है। अब जब बहुत अधिक माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाते हैं ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है और प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 माइक्रोस्पोर्स यानी पॉलन ग्रेन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, यहां पे याद क्या करना है आपको, एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद करना है। ये जो टैपिटम दिखाई देता है, ये जो इनर लेयर दिखाई देता है, यह इन माइक्रोस्पोर्स का न्यूट्रिशन का काम देखता है। इन लघु बीजाणुओं यानी पराग कणों को पोषण देने का काम करता है ये टैपिटम। पॉलन ग्रेन्स में असंतृप्त वसाओं का भंडारण ज्यादा होता है। इस कारण ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं विषम परिस्थितियों में सुरक्षा असंतृप्त वसाओं के द्वारा होता है और चूंकि इनमें मिनरल्स, विटामिन्स और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए यह हमारे भी भोजन में महत्वपूर्ण होते हैं। हम लोग भी इनका उपयोग करते हैं, दवाओं के रूप में इनका उपयोग होता है। इनसे बहुत सारे दवाएं भी बनाई जाती हैं। तो ये हो गया पॉलन ग्रेन्स। अब बच्चों एक पॉलन ग्रेन की संरचना की हम बात करें तो आपको बताया कि ये जो पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, ये जो पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है तो पॉलन ग्रेन यानी परागकण ये 2 आवरणों से बना हुआ होता है। ये जो बाहर का आवरण है जिसको एक्साइन कहते हैं, बाह्य चोल, और ये जो एक्साइन है बाह्य चोल है, यह स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का बनता है। बच्चों ये नीट में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ये रफ होता है, खुरदुरा होता है, जो विषम परिस्थितियों में परागकण की सुरक्षा का कार्य देखता है। और ये जो इनर लेयर है, एंटाइन कहते हैं इसको, ये जो अंतःस्तर है एंटाइन, ये पैक्टोसेलुलोज का बना होता है। ये पैक्टोसेलुलोज का बना होता है और इसमें कई जगह छोटे छोटे
गड्ढे पाए जाते हैं जिनको पॉलन पोर्स कहते हैं। और ये पॉलन पोर्स का काम है कि जब पराग कण वर्तिकाग्र पे पहुंच जाता है तो ये पॉलन पोर्स हैं, इन्हीं के रास्ते पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। तो ये पोर्स हो गया। तो यह एक संरचना हो गई पराग कण की। पराग कण प्रारंभ में एक कोशिकीय होता है और जैसे ही परागकण परिपक्व होता है तो इनका ये जो कोशिका, ये जो केंद्रक होता है, ये विभाजन कर लेता है और विभाजन करके यह दो भागों में बढ़ जाता है। तो एक जो होता है ये जनरेटिव सेल, जनन कोशिका, जनन कोशिका, और यह कायिक कोशिका यानी वेजिटेटिव सेल। कायिक कोशिका यानी ये जनरेटिव सेल और ये वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव एंड वेजिटेटिव, ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो परागकण इसी अवस्था में यानी दो केंद्रकी की अवस्था में ही परागित होता है, यानी यह मैच्योर हो गया। अब ये परागकोश यहाँ स्टोमियम से टूट जाएगा और स्टोमियम से टूटने के बाद ये परागकण बिखर जाएंगे और बिखरने के बाद ये परागकोश से निकल के मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। तो ये हो गया बच्चों पुष्प लैंगिक जनन में सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स में नर जनन अंग के बारे में। अगले वीडियो में हम पुष्पीय पौधों के मादा जनन अंग की संरचना और उनके विकास की बात करेंगे। धन्यवाद।